हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप निकलता है, देखिए मैं इसको ऐसे ही सिंबल के फॉर्म में बताती हूँ। देखो आप ऐसे समझो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है। अब अगर इन दोनों का आप रेशियो निकालने चलो, m/n निकालने चलो, और देखो जब भी मैंने ये पहले भी बताया है कि जब भी हम रिलेशनशिप सेटअप करते हैं तो हमेशा सेम सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है। सेम सब्सटेंस की आप बात करें तो आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा m/n अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इतना बचा, ठीक है। चलो अब इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अलग से लिखती हूँ ताकि नीचे आपका m/n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, NE से दिखा रहे थे हम लोग, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कल पढ़ा था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होता है, ठीक है। तो W से देखो वेट से वेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वेट से वेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये इक्विवेलेंट वेट कहाँ चला आएगा, ऊपर चला जाएगा। तो m/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/n इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन mW, मीन्स इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आइए कहाँ से आया, m/n अपॉन क्या पढ़ा हमने, m/n इज इक्वल टू क्या पढ़ा, m/n इज इक्वल टू हमने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये पढ़ा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें और इसको इसमें, क्या निकल के आएगा, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये निकल के आ गया कि नहीं आ गया, देखिए आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में वही चीज़ लिखा है, देखो मॉलिक्यूलर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, देखो हमारा वही निकल के आ गया है। अब ये हो गया। अब देखो अगर हमें मोलैरिटी निकालनी हो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट, ये हो जाएगा। और अगर हमें n निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो यही आपका दोनों रिलेशनशिप है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये मैंने बता दिया आप लोग को। इसके बाद देखो अगर मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। हमने यहाँ पे ये रिलेशनशिप सेटअप कर लिया, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपको निकालना है, यहाँ पे दिया है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कैसे बना है, जिसमें 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml ऑफ वाटर में क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया है। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी। और आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा, हाँ आ गया, चलो। हाँ अब चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको नॉर्मेलिटी चाहिए। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला, सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि हमें पता रहता है हमको क्या निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml में दिख, पहले ही देखो सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml में दिया है, तो पहले आप यहाँ पे 1000 लगा लो। हमने पढ़ा है कि अगर ml में दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो आपको क्या दिया है, आपको सॉल्यूट का वेट दिया है, ठीक है, आपको सॉल्यूट का वेट दिया है, आपको ये नहीं दिया है, आपको ये ना देकर सॉल्यूट का वेट दिया है। तो नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। अब ऑक्जेलिक एसिड का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो ऐसे इस तरीके से होता है ऑक्जेलिक एसिड का, COOH, यहाँ पे हो गया COOH, ये कार्बन है, डॉट 2H2O, ठीक है, 2H2O। अब आप इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहो तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का? ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। भाई एसिड है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे उसकी बेसिसिटी। तो देखो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 और उसकी बेसिसिटी होती है 2। ये 2 हाइड्रोजन है ना, यही 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो ये जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 63, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट कितना निकल गया ऑक्जेलिक एसिड का 63, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? वेट आपका है 0.63 अपॉन, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ई लगा दो, हाँ, अपॉन 63 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होता है। डिवाइड आप करोगे तो आपका क्या आएगा 0.01, यही आएगा ना 0.01, ये आ जाएगा आपका। अब आप देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका आ गया 0.01, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर आप निकालने चलो तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में तो नहीं दिया, ml में दिया है, तो अपॉन 100, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 1000 से। अब 1000 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर देखो 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 डेसिमल आगे पॉइंट चला जाएगा, तो 1 2 और 3, तो ऊपर 10 और नीचे हो गया 1000, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपकी जो नॉर्मेलिटी आ गई वो आ गई 1/10 n, या इसी को आप बोलोगे 0.1 n, यही बोलोगे, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी हमने निकाले, देखो आंसर वही आया 0.1, 1/10 n, या इसी को 0.1 n, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल, देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दे दी है, नॉर्मेलिटी सेमी का होता है 1/2, सेमी नॉर्मल का मतलब होता है 1/2। आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है और आपको H2SO4 का मास पूछ रहा है, तो हमने कल फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? NeV, हमने देखो वहाँ पे देखना पीछे लिखा हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है कि वेट इज इक्वल टू होता है NeV अपॉन 1000, NeV अपॉन 1000। तो n नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है 1/2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आपको पता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, कई न्यूमेरिकल्स में लगा चुके हो, और अपॉन उसकी बेसिसिटी 2, तो 98 अपॉन 2 करोगे तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा 49, रट लो, आपका H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है 49, तो 1/2 यहाँ हो गया 49, और वॉल्यूम देखो दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके क्या हो जाएगा, वेट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका दिया हुआ है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ऑफ n/2 NaOH सॉल्यूशन टू ऑब्टेन अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। कल हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये पढ़े थे हम लोग ना। पूछा है कि 500 ml n/2 NaOH सॉल्यूशन है, उसमें कितना वाटर आप ऐड करो कि जो नॉर्मेलिटी है 1/2 से 1/10 पहुंच जाए। तो N1 की वैल्यू देखो 1/2 दी हुई है, और V1 क्या दिया हुआ है 500 दिया हुआ है ना, पहले कितना था 500 था। N2 की वैल्यू देखो दिया हुआ है 1/10, और V2 आपका निकालना है, आपको ये ऐड निकालना है, ठीक है। सॉल्व करोगे आप तो आप देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 250, तो ये V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 ml। आप देखो ये जो वॉल्यूम आया ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, किसका वॉल्यूम आया है? सॉल्यूशन का, ये वाटर का वॉल्यूम नहीं है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और ये 500 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम है। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपको वाटर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही आपका और भी क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है वो करना है मोल फ्रैक्शन। जो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप ऐसे समझो कि मान लो कोई आपका वेसल है, उसमें आपने आपने क्या लिया है,
सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। वो मान लो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अब आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप जान लो। पहले मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? जीटा से। मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं? जीटा से। तो जीटा ए अगर निकालना है तो आप तो जीटा ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालोगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा भाई? दो कंपोनेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है जिस कंपोनेंट का, उसका मोल फ्रैक्शन आप उसका नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखते हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही मान लो अगर आपको दूसरे कंपोनेंट का निकालना हो, जीटा बी निकालना हो, तो आप ऊपर क्या रखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो आप देखो इस फॉर्मूले से निकल के क्या आ रहा है? इस फॉर्मूले से निकल के आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो रेशियो होता है किसका? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज equal to या is the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles present in the solution। देखो zeta is equal to क्या था? number of moles of A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब आपके कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जिसका भी पूछा है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल आप ऊपर रखोगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मान लो यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट तो Na प्लस एन बी, मान लो सी और डी भी तो Na प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, तो नीचे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जितने कंपोनेंट रहेंगे उनका नंबर ऑफ मोल्स आप नीचे लिख दोगे ऐड करके, ठीक है। याद समझ में आया? तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी सॉल्यूशन में पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है आप लोग को? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब लिखा है इफ अ सॉल्यूशन इज मिक्स्ड बाय इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग Na मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट A एंड Nb मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। अब एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें 2 कंपोनेंट लिए गए हैं A और B, उसमें A का Na मोल्स लिया गया है और B का Nb मोल्स लिया गया है, ठीक है। और इनका जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम डिनोट कर रहे हैं जीटा ए और जीटा बी से। तो जीटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीटा ए इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा, जीटा ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन Na प्लस Nb, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है तो इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स यही होगा। और जीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb। क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें आई नंबर ऑफ कंपोनेंट हो, आई में कुछ भी हो सकता है, 2 का तो पढ़ लिया, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो जीटा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर मान लो N1 N2 प्लस जितने भी हो डैश डैश डैश, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? Ni। भाई जितने भी हो, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 6 हो सकते हैं, 7 है, तो 7 कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल को क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे समेशन लगा दिया कि Ni क्या है? समेशन है। समेशन मतलब आप टोटल नंबर ऑफ मोल को ऐड करोगे ना, तो समेशन ऑफ Ni लगा दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका जो भी अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन जितने कंपोनेंट होंगे उन सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके आप नीचे लिख दोगे। अब एक चीज़ और, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें
जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। जैसे मान लो सॉल्यूशन था वो जो जिसमें मोल फ्रैक्शन आपके दो कंपोनेंट थे जीटा ए और जीटा बी था, अगर इन दोनों का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। 4 कंपोनेंट हो तो भी क्या, कितने भी कंपोनेंट हो, आप जब सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, वो हमेशा बराबर आएगा 1 के। ठीक है, कितने भी कंपोनेंट, इनफाइनाइट कंपोनेंट क्यों ना हो, आप सबके सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन जो है, सॉरी मोलैरिटी जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नॉर्मेलिटी जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्लियर है आप लोग को ये चीज़? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप एक बार लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा।